अब बात करते हैं बच्चों अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति की, अर्थात उनका टर्मिनेशन कैसे हो। यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा सौंपना चाहता हो, अर्थात रेजिग्नेशन देना चाहता हो, तो वह अपना इस्तीफा लिखित रूप में राष्ट्रपति को सौंप सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया और राष्ट्रपति को ही इस्तीफा सौंपा जाएगा। इन्हें पद से हटाना हो, इनका निष्कासन करना हो, तो यह कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है बच्चों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, उनका इस्तीफा, उनकी पद मुक्ति, ये सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। लेकिन पद मुक्त करने यानी निष्कासित करने के लिए कुछ विशिष्ट आधार। चलिए जानते हैं उन आधारों के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आधार होगा साबित कदाचार अर्थात दुर्व्यवहार का साबित हो जाना, जिसे इंग्लिश में प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहा जाता है, या असमर्थता जिसे अंग्रेजी में इनकैपेसिटी कहा जाता है। अर्थात उसके खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे कोई चार्जेस प्रूव हो गए हो, उसका दुर्व्यवहार साबित हो गया हो, या वह अपना कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया। तो इन दो आधारों पर राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को पद से हटा सकेगा। किंतु इन दोनों आधारों पर पद से हटाने के पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह लेगा। अर्थात जब भी राष्ट्रपति को इन आधारों पर पद से हटाना हो तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में इंक्वायरी अर्थात जांच की जाएगी, और यदि सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच करके यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है कि पद से हटाने के आधार मौजूद हैं, तभी जाकर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते। तो साबित कदाचार अर्थात दुर्व्यवहार और असमर्थता वो दो आधार हैं जिन आधारों पर अध्यक्ष या सदस्य को पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब चर्चा कुछ ऐसे आधारों की जिन आधारों पर भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटा सकेगा, और इन आधारों पर पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय द्वारा इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, दो आधार जो मैंने आपसे बताए अर्थात साबित दुर्व्यवहार और असमर्थता, उन पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी है। बच्चों अब चर्चा उन आधारों की जिन आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटा दिया जा सकता है, और इन आधारों पर पद से हटाने के लिए किसी भी कोर्ट अर्थात चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय, किसी भी कोर्ट की कोई इंक्वायरी आवश्यक नहीं हो। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा था साबित दुर्व्यवहार और असमर्थता, इन दो आधारों पर जब पद से हटाया जाएगा तब उच्चतम न्यायालय की इंक्वायरी आवश्यक होगी। लेकिन अब हम जिन आधारों की चर्चा करने जा रहे हैं उन आधारों पर पद से हटाने के लिए किसी कोर्ट की कोई इंक्वायरी नहीं। तो चलिए देखते कौन से हैं वे आधार। सबसे पहला आधार, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगा यदि किसी न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया अर्थात कंगाल घोषित किया गया। भारत के दिवाला अधिनियम के तहत अगर किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यरत है उसे न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया हो तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के अर्थात बिना किसी न्यायिक जांच के उसे पद से हटा सकेगा। दूसरा आधार, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी वैतनिक नियोजन में लग गया, अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसे सैलरी मिल रही किंतु फिर भी उसने अन्य कोई ऐसा पद धारण कर लिया है जहां से उसे आय प्राप्त हो रही हो, वेतन मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता। तीसरा आधार बच्चों, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त अर्थात अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके या मेरे कहने से विकृत चित्तता निर्धारित नहीं होगी, विकृत चित्तता निर्धारित होगी किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के आधार। और विकृत चित्तता का मतलब लॉ में हमेशा केवल पागल नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य के परिणामों को न समझ पा रहा हो तो वो भी यहां पर विकृत चित्त माना जाए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे फीट्स आते हो, मिर्गी के दौरे आते हो, उसे भी यहां पर
विकृत चित्त न्यायालय द्वारा माना जा सकता है और इस आधार पर राष्ट्रपति उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद से हटा सकेगा। चौथा आधार बात करता है कि यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया, वो कर ही नहीं पा रहा है कार्य, कारण शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल हो गए। असमर्थ क्यों? क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका है शारीरिक रूप से या मेंटली मानसिक रूप से कि वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो इस आधार पर उसे पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सके। बच्चों, पांचवा और अंतिम आधार वो है अध्यक्ष या सदस्य किसी नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध हुआ। नैतिक अधमता अर्थात मॉरल टर्पिट्यूड का अपराध जिसमें कि चरित्र का हनन, नैतिक अधमता अर्थात मॉरल टर्पिट्यूड का अपराध जिसमें कि चरित्र का हनन हुआ। और ऐसे किसी चारित्रिक अपराध के संबंध में यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का दोष सिद्धि साबित हो जाए तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा। और इन पांचों आधारों पर पद से हटाने के पूर्व किसी कोर्ट की कोई इंक्वायरी आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में जब सदस्य ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करे। कौन सी है वे परिस्थितियां? तो यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद स्थायी या अस्थायी रूप से खाली, तो इस परिस्थिति में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जाए। अर्थात यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई है, उसने इस्तीफा दे दिया है, उसे निष्कासित कर दिया गया है, इन आधारों पर उसका पद स्थायी रूप से रिक्त है, या वह बीमार है, वह छुट्टी पर है, इन आधारों पर उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अथोराइज किया जाएगा, अर्थात अधिप्रमाणित किया जाएगा। अगर स्थायी रिक्ति है तो सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हो जाता, और अगर अस्थायी रिक्ति है तो इस परिस्थिति में सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक काम करेगा जब तक कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रहण नहीं कर लेता। तो कहने का अर्थ केवल इतना हुआ बच्चों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक दिन भी बिना अध्यक्ष के नहीं रहेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद यदि रिक्त है तो इस परिस्थिति में सदस्य उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब आप में से कई बच्चों के दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिर उस दशा में सदस्य का कार्य कौन करेगा? तो ध्यान रखिए बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष तो एक है किंतु सदस्य 5 है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हो तो उसके कार्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस दशा में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर या अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रहण कर लेने पर सदस्य द्वारा अपने कर्तव्यों को वापस रिजॉइन कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं आयोग की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और अपनी प्रक्रिया यह खुद निर्धारित करेगा, अर्थात केंद्र सरकार इसकी प्रक्रिया निर्धारित नहीं कर सकती। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जितने भी आदेश और निर्णय हैं उन सबको प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने का काम महासचिव का होगा। सही मायनों में देखा जाए बच्चों तो महासचिव जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसकी नियुक्ति ही इस उद्देश्य से हुई कि वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा जो कुछ भी निर्णय दिए गए हैं उनको ऑथेंटिकेट करे, अर्थात प्रमाणित करे। आइए बच्चों अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संस्था अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से कर सके अर्थात उनका सुचारू रूप से संचालन कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त करके केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाए। और इन अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते, उनका कार्यकाल
उनकी सेवा शर्तें सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी। बच्चों, अब बात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों और शक्तियों के बारे में। यहां हम यूं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समाज में भूमिका क्या है। तो इस भूमिका को, इन उद्देश्यों को उसके कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा। देखिए, आप, मैं, हम सभी मानव को जो मानव अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें अगर कोई छीनने का प्रयास करता है, यदि उन मानव अधिकारों का कोई अतिक्रमण करता है, तो ऐसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दाखिल की जा सकती है। और इस परिस्थिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन मामलों में जांच करेगा और आवश्यक कार्यवाहियां करके हमारे अधिकारों से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। दूसरे कार्य की बात में यहां पर मैं ये बताऊं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास यह शक्ति है कि किसी न्यायालय में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले की जब सुनवाई चल रही हो, तो न्यायालय की अनुमति से वह अपना पक्ष वहां पर प्रस्तुत कर सकता है। वह यह बता सकता है कि इस मामले में मानव अधिकार के उल्लंघन में जांच में उसने क्या पाया और आरोपी के और कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन साबित होता है। तो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करना भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक कार्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी भी जेल, बच्चों की जेल, हॉस्टल्स, इनका दौरा किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि वहां पर मानवता के अनुरूप परिस्थितियां विद्यमान हैं या नहीं। एक्चुअली में बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज भारत में जेलों की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुधर गई है। यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह बात निर्धारित करते हैं कि जेल में कैदियों को दिया जाने वाला खाना कैसा है, जेल में साफ सफाई की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जेल में रोशनी पानी की क्या व्यवस्था है, कैदियों के मनोरंजन की क्या व्यवस्था है, कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी क्या सुरक्षाएं हैं। ऐसी सभी चीजों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वहां पर जाकर उनका दौरा करके, उनका निरीक्षण करके निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान की, यानी रिसर्च की भी बात करता है। आपने देखा होगा कई ऐसे अधिकार हैं जो मानव अधिकारों की श्रेणी में जुड़ते जा रहे हैं। कई ऐसे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, कई ऐसे अधिकार जो अन्य कानूनों में वर्णित हैं। तो उन सभी के मामलों में रिसर्च करना, उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने का कार्य भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रूप में कुछ अधिकार नागरिकों और अनागरिकों दोनों को, जबकि बहुत से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए और इसके अलावा कानूनों में भी मानव अधिकार के रूप में कई अधिकार प्रदान किए गए। तो संविधान और ऐसे कानूनों की समीक्षा करना, उसमें जो भी रक्षा उपाय हैं उन पर अवलोकन करना और यदि आवश्यकता हो तो उनमें संशोधनों की सिफारिश करना, यह भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक प्रमुख कार्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक अन्य कार्य यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों में, जितने भी वर्ग हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति जनजाति हो, चाहे वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर विभाजित हो, चाहे वे उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के आधार पर विभाजित हो, इन सभी में मानव अधिकार साक्षरता का प्रचार प्रसार करना, मानव अधिकार साक्षरता। और ऐसा प्रचार प्रसार जो मानव अधिकार साक्षरता का होगा वो मीडिया के माध्यम से हो सकता है, कोई सेमिनार्स आयोजित किए जा सकते हैं, पेपर या पत्रिकाओं में इस प्रकार के कोई लेख दिए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ केवल इतना है बच्चों कि मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों को अपने उन अधिकारों की जानकारी मिल सके। इसी के लिए आपने कई बार देखा होगा बच्चों, टीवी में जब कोई विज्ञापन आते हैं तो उन विज्ञापनों में कभी हमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कोई विज्ञापन देखने को मिलता है जो हमारे मानव अधिकारों की बात करता है।
इन दिनों यदि आप बात करें तो कोविड-19 को लेकर कई विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें हमें कहा जा रहा है कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये सब हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया गया कार्य, और इस कार्य को करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास दीवानी न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट की भी शक्तियां होती। किस प्रकार की शक्ति है? दंड देने की नहीं बच्चों, सिविल कोर्ट दंड देने की शक्ति बहुत कम मामलों में रखता है और आयोग केवल सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर अर्थात नोटिस भेजकर बुलाना, शपथ पर उनकी परीक्षा करवाना। आपने फिल्मों में देखा होगा, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, इस तरह की शपथ पर, ओथ पर एग्जामिनेशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई साक्षी इतना बीमार हो, यदि कोई व्यक्ति इतना बीमार हो कि कोर्ट तक नहीं आ सकता, इतना व्यस्त हो कि कोर्ट तक नहीं आ सकता, तो ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कमिश्नर बनाकर वहां पर भेजना और वहां से उन साक्ष्यों को बुलवाना, यह कहलाती है प्रक्रिया कमीशन। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास यह शक्ति है कि वह ऐसे कमीशन जारी कर सकता है। तो इस प्रकार की दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वह सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्राप्त है और इनका वह समय समय पर उपयोग करता रहता है। बच्चों, यहां पर आपके कानूनी प्रावधान समाप्त होते हैं। अब अगले भाग में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकने वाले कुछ मॉडल क्वेश्चंस की चर्चा भी अगले भाग में करेंगे।